पाठ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 70वीं कक्षा। परिभाषाओं के प्रकरण में 47 सूत्र तक हो गया था। ये च एक घ्रस्वा देशे। कोई प्रश्न हुआ करे तो तुरंत बोला करो, जिससे मैं आगे पाठ बढ़ाऊं। वो जो मैं पूछ रहा था कल, तो बाद में मैंने सूत्र प्रथम व्यक्ति में देखा तो मृत्यु अंत्याग प्राय में षष्ठी लगाया नहीं हुआ है। ये विषय महाभाष्य के हैं, ये आगे चल करके आएंगे, इनमें चर्चाएं होंगी और उसमें दोनों प्रकार की बातें होती हैं। तो यहाँ तो एक ही तरह की दिखाएंगे, अभी कोई आवश्यक नहीं है कि सारी चर्चाएं यहाँ हो जाएं। ये आगे के विषय हैं कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। और ये प्रकरण कौन सा है हमारा? परिभाषाओं का। परिभाषा कब लगती है? तो यहाँ कौन सा अनियम हो रहा था? अनियम दिखाना पड़ेगा ना, कौन सा अनियम है? वो तो अनियम तो क्या भाई, ऊर्ध्वादियों से उत्तर शनम होता है, तो अनियम क्या है इसमें? हम रुद्र के आगे रख देंगे। यही तो होगा कि इष्ट है हमें रुद्र के बीच में लाना, रख दिया हमने आगे। लेकिन ये अनियम कैसे कहेंगे इसको? जब सूत्र कह रहा है ऊर्ध्वादिभ्यः पंचमी है और प्रत्यय परस्य, प्रत्यय परे होता है, प्रत्यय संज्ञा होगी फिर उसकी और परे हो जाएगा। इसमें अनियम की कोई बात ही नहीं है। कोई कहे कि इससे रुद्र व्रत बन जाएगा, तो वो कहेगा मैं क्या करूं, व्रत बन जाएगा। तो ये सूत्र ही ऐसा कह रहा है। और अनियम में एक अलग बात, हम अनियम में सूत्र के द्वारा ही वो संशय का विषय उठा लेते हैं। अनियम वाला विषय वो तब बनेगा हम जब शप के स्थान में करेंगे। तो शप के स्थान में जब शनम करेंगे, शपह में षष्ठी लेकर के, तो वहां पर ये बात उठेगी कि शप के स्थान में जो शनम आ रहा है, इस शनम में पाणिनि ने फिर मकार क्यों लगाया है? ये प्रश्न उठेगा कि मकार इसमें क्यों लगाया गया है। क्योंकि अगर केवल शब के स्थान पर शयन आदेश ही करना होता तो मकार की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। और मकार अनुबंध है तो कुछ तो होना चाहिए उसमें। तो वहां अब ये संशय की स्थिति पैदा हो जाती है। वहां जाकर के निर्णय कर देगा कि वो मकार है, इसलिए ये अंतिम अच्छे परे आएगा और उसके बाद हो गया। इस तरह से कर लेते हैं। तो आगे सूत्र है षष्ठी स्थाने योगा। षष्ठी प्रथमैक वचनांतम स्थाने योगा प्रथमैक वचनांतम। स्थाने योगा, इसमें समास है। स्थाने योगः अस्याः, स्थान में योग है जिसका। स्थाने, स्थान में योगः माने संबंध। किसका? किसका है स्थान में संबंध? षष्ठी का। स्थाने योगः अस्याः, बहुरी समास है। बहुरी समास जो है विशेषण बनता है, तो किसका बना ये विशेषण? षष्ठी का। यानी स्थान में योग है जिसका, सा स्थाने योगा, वह स्थाने योगा कहलाएगी। अब यहां समास करके विभक्ति का लुक हो जाना चाहिए था। शब्द बनता स्थान योगा, षष्ठी स्थान योगा, लेकिन सप्तमी का यहां पर अलुक हो गया है। वो छठे अध्याय के तीसरे पाद में ये प्रकरण प्रारंभ होता है कि समास में किन किन सूत्रों के द्वारा और कहां कहां हम विभक्ति का अलुक करते हैं, ये आगे चल करके आएगा।
और यहाँ इन्होंने सूत्र में क्योंकि स्थाने पढ़ दिया है, कोई नहीं भी मिलता है सूत्र यदि अलुक करने का, तो निपातन से भी कह सकते हैं इसको कि पाणिनि ने पढ़ा है तो निपातन से ही सप्तमी का अलुक हो गया, लुक नहीं हुआ। सुपधातु प्रातिपदिकेयो से जो लुक प्राप्त हो रहा था वो नहीं हुआ। अब ये क्योंकि परिभाषाएं हैं तो यहां भी फिर ऐसे ही अर्थ होगा कि अनियत योगा षष्ठी, ऐसी षष्ठी जो अनियत योग वाली है, जिसका अर्थ निश्चय नहीं हो पा रहा है, क्योंकि षष्ठी के बहुत सारे अर्थ होते हैं, तो किस अर्थ के साथ संबंध जोड़ें ये निश्चय नहीं हो रहा है, तो ऐसी षष्ठी अनियत योगा कहलाएगी। और अनियत योगा षष्ठी में ये परिभाषा लगेगी फिर कि अनियत योगा षष्ठी स्थाने योगा मंतव्या, अनियत संबंध वाली षष्ठी, अनियत संबंध वाली षष्ठी, उसका किस शब्द के साथ संबंध जुड़ जाएगा? स्थाने, इसके साथ सप्तम्यंती ही लेना है, यानी स्थाने इस शब्द के साथ संबंध जुड़ जाएगा उसका। तो जहां भी षष्ठी सूत्र में आएगी और अनियत योगा है तो वहां अर्थ करते समय उस शब्द के आगे हम स्थाने इसको और जोड़ देंगे। योग का तात्पर्य संबंध, यानी स्थाने ये शब्द वहां पहुंचेगा, ये शब्द वहां भौतिक रूप से पहुंचेगा, उसके बाद फिर अर्थ करेंगे। जैसे अस्तेर भू, तो अस्तेह में षष्ठी है तो वहां स्थाने और बोल दो आगे, अस्तेह स्थाने भू, बस इतना कार्य करना है। नियत योगा कौन सा होगा? जिसका संबंध निश्चित है वो नियत योगा होती है, जिसका संबंध निश्चित नहीं है वो अनियत योगा होती है। जैसे इदम मम पुस्तकम अस्ति, यह मम पुस्तकम, तो मम में कौन सी व्यक्ति है? षष्ठी। यहां नियत संबंध है, कौन सा? स्व स्वामी। अब अस्तेर भू, अगर हम मम पुस्तकम के अनुसार अर्थ करें तो क्या बनेगा? मेरी पुस्तक। अस का भू, बस हो गया, कर लो अर्थ। अस का भू, अस का भू होता है, कहेंगे ठीक है भाई, अस का कोई दोस्त होगा भू या कुछ होगा, वो हो गया, अस का भू होता है। क्या हम उसके स्थान भू कर सकते हैं इस अर्थ को लेकर के? नहीं कर सकते, तो यहां नहीं हो पा रहा है ये। सूत्रों में कुछ ऐसे हैं जो अनियत, वो नियत हो, हैं? षष्ठी का स्थान, षष्ठी का अर्थ नियत हो सूत्रों में। सूत्रों में हाँ देखो कहीं आएंगे तो पता लग जाएगा, हो सकते हैं ऐसे भी, क्योंकि यहाँ लौकिक दृष्टि से दिया उदाहरण इन्होंने। लौकिक लोक में हम देखते हैं कि षष्ठी जहां बोलते हैं प्रयोग में, वाक्यों में, तो वहां संबंध नियत होता है, हम कर लेते हैं अर्थ, वो अर्थ यहाँ घट नहीं पाएगा, तो वहां पर फिर स्थाने शब्द को जोड़ेंगे। नियत योगा मिल जाएंगे बहुत तेरे। देखो जैसे हमने कहा मिदेर गुण, षष्ठी है मिदेह में, अनियत है कि नियत है? देखो अंगस्य का अधिकार आ रहा है, अंगस्य का अधिकार आ रहा है, तो मिदेह का संबंध जोड़ देंगे अंगस्य के साथ में, इतना इसका तो हो गया। अब फिर अंगस्य में षष्ठी फिर आ रही है, अब उसका संबंध के साथ जोड़ेंगे तो वहां पर स्थाने लगाएंगे, फिर उसका संबंध हाँ एकह के साथ जोड़ देंगे, फिर एकह के साथ में स्थाने लगाएंगे, तो इस तरह से हो जाता है। क्योंकि विशेषण विशेष का संबंध तो हो जाता है, वहां हम एक व्यक्ति, एक वचन, एक लिंग, ये सारी बातें करते हैं, हैं? वो अंत में जोड़ेंगे जाकर के फिर। लेकिन पीछे वाला में जो षष्ठी आ रही है वो विशेषण विशेष के कारण से आ रही है, वो उनका संबंध वैसा हो गया। जहाँ संबंध ना दिखाया गया, हाँ वहां स्थाने को जोड़ देंगे, खाली हो जाएगा। तो उदाहरण देखो वही दिया उन्होंने, अस्थिर भू वाला ही है। भविता भवितुम भवितव्यम, वक्ता वक्तुम वक्तव्यम, दध्यत्र मध्वत्र, पित्रर्थम, लाकृति ही, ये इसके उदाहरण हैं। तो इस तरह से जहां भी षष्ठियां ऐसी आएंगी
तो वहां षष्ठी के 101 अर्थ बताए गए हैं, वो खैर यहां तो नहीं गिने गए हैं उसमें। तो बहुत सारे अर्थ प्राप्त हो जाएं तब भी अनियत अवस्था बन जाती है, अनियम हो जाता है कि हम किसके साथ जोड़ें उसको, तो वहां स्थाने के साथ जोड़ देंगे। तो इसमें भविता भवितुम भवितव्यम जो उदाहरण दिए हुए हैं, इसमें धातु क्या है, भू, वो अस धातु, अस भूवि अदादिगण की, और अस धातु से आगे जो लकार लाएंगे हम, कौन सा लाएंगे, लुट लकार, लट में बन जाएगा भविता। भवती कहां बनता है, अस्ति, अस्ति स्तः संति, ये भू धातु का है, वो यहां अस धातु है। अस धातु का लुट लकार में भविता बनता है, क्योंकि ये अस को भू करना है हमें आगे। यानी कि अस धातु का रूप आपको कितने लकारों में दिखाई देगा, जो स्वयं अस रहे, जहां पर भू न बने, केवल 4, लट लोट लंग विधिलिंग, सार्वधातुक लकार, जो मैं गिनाई है आपको कई बार, 4 लकार होते हैं वो। वहां तो अस के ही रूप में रहेगी, और अन्य जो 6 लकार रह गए वहां ये भू बन जाएगी। तो अस धातु को भू आदेश करने का सूत्र, धातु संज्ञा तो कर ली हमने इसकी, अस की, और धातु संज्ञा करते ही हम क्या करेंगे, पहले लकार लाएंगे या पहले भू आदेश करेंगे, क्योंकि सूत्र है भू आदेश करने वाला अस्तेर भू। भू आदेश करने वाला सूत्र कौन सा है, अस्तेर भू। तो अस्तेर भू में अनुवृत्ति आ रही है आर्ध धातु के, निकालो सूत्र दूसरे पाद में, दूसरे अध्याय के चौथे पाद में मिल गया। आर्ध धातु के पहले कॉलम से आ रहा है, नीचे की तरफ से। तो आर्ध धातुक परे रहते आगे वाले सूत्र जो है अपना कार्य करेंगे। तो आर्ध धातुक परे होना चाहिए, तो पहले लगा लाएंगे ना, लेकिन नहीं। सूत्रों में सप्तमी 3 प्रकार की, पर सप्तमी, विषय सप्तमी, निमित्त सप्तमी। आर्ध धातु के में पर सप्तमी नहीं है, विषय सप्तमी है, निमित्त भी नहीं है। और विषय सप्तमी का तात्पर्य होता है कि ऐसा विषय जहां आ जाए, आ रहा हो, आने वाला हो, तैयारियां हो रही हो। समझ में आ गया नहीं? देखो परे रहते बोलेंगे तो हमें दिखाई देना चाहिए आगे आर्ध धातु प्रत्यय, और विषय जब लेंगे तो इसका तात्पर्य हुआ कि आर्ध धातु का प्रसंग आ रहा है, विषय बन चुका है उसका। तो भावी प्रत्यय को ध्यान में रखते हुए आगे जो हम प्रत्यय लाएंगे उसको ध्यान में रखते हुए ये कार्य होते हैं विषय सप्तमी वाले। तो हमें ये पहले सोचना होगा कि हम अस धातु का क्या बनाने जा रहे हैं। तो हम बनाने जा रहे हैं लुट लकार का रूप, और हमें ये भी पता होना चाहिए पहले से कि लुट लकार जब आता है तो तास प्रत्यय भी साथ में आता है, और तास प्रत्यय है आर्ध धातुक। तो इसका अर्थ हुआ कि अस धातु का हम वो रूप बनाने जा रहे हैं आगे जहां आर्ध धातुक प्रत्यय आएगा। तो ये क्या हो गई, ये विषय उपस्थित हो गया। तो विषय उपस्थित हो गया तो आर्ध धातु के सूत्र से लुट लकार, अस्थिर भू सूत्र से लुट लकार लाने से पहले ही हम इसको भू आदेश कर लेंगे। तो अस के स्थान पर हो गया भू। पहले से ही अस्थिर भू सूत्र लग जाएगा। हाँ, पहले ही लग जाएगा धातु संज्ञा करते ही। और अस्थिर भू जब लगाया तो वहां ये प्रश्न उठा कि अस्थिर में षष्ठी है तो क्या अर्थ करें इसका। तो यहां ये परिभाषा पहुंच गई, षष्ठी स्थाने योगा। तो स्थाने शब्द को जोड़ दिया अस्तेह के साथ में, तो अब अर्थ हो जाएगा अस धातु के स्थान में, अस्तेह स्थाने।
भू आदेशो भवति। अब अगला प्रश्न कि अस के स्थान में भू आदेश होगा तो पूरे अस के स्थान में होगा, आकार के स्थान में होगा, सकार के स्थान में होगा, या कोई निकट बैठेगा, ये सारी बातें सामने आ गई। फिर हो गया अनियम, फिर परिभाषा चाहिए। तो अब परिभाषा लगेगी अनेकालशित सर्वस्य। जो आदेश अनेकाल होते हैं अथवा शित, तो यहां आदेश कैसा है? भू अनेकाल है या शित है? अनेकाल है। कितने अल हैं? एक ही है, एक ही है और अनेकाल भी है। बड़ा विचित्र उत्तर है आपका। पहले कहा आपने अनेकाल है भू, मैंने कितने अल हैं कि एक है? तो एक को एक अल वाला एकाल बोलेंगे या अनेकाल बोलेंगे? नहीं, अल कहा आपने, एकाल ऐसे कहा था, एकाच नहीं कहा था। और कहा था तो रिकॉर्डिंग है आपकी भी, सुन लेना पीछे, अपने आप सुनोगी कि मैंने क्या कहा था। तो दो अल हैं, भकार और ऊकार। अनेकाल हो गया तो पूरे अस के स्थान में हो जाएगा अनेकालशित सर्वस्य, सब के स्थान में। तो भू हो गया। अब भू का रूप चलेगा। अब प्रक्रिया चलेगी। धातु का अधिकार अनद्यतने लुट लह कर्मणि च भावे चा कर्म के भ्यः। ये सब सूत्र लगते जाएंगे आगे। तो अनद्यतने लुट जो सूत्र है ये अनद्यतन काल में, कौन सा काल? भूत, भविष्यत या वर्तमान? तो ऊपर से भविष्यति की अनुवृत्ति आ रही है। तो अनद्यतन भविष्यत काल में लुट लकार होता है। इन ऐसा भविष्यत काल जो आज नहीं होगा, कल होगा, परसों होगा, आगे कभी भी होगा, उस क्रिया को कहने के लिए लुट लकार का प्रयोग होता है। लेकिन वाक्य में कालवाचक शब्द होना चाहिए। यदि हम ये नहीं बोलेंगे कि श्वः भविता, श्वः नहीं बोलेंगे, तो फिर भविष्यति भी हो सकता है, भले ही वो कल होगा, क्योंकि निश्चय नहीं हो पाया कब होगा। जब निश्चय नहीं होता है उसे कहते हैं सामान्य भविष्यत, तब तो लिट लकार ही होगा। और निश्चय हो गया है कि आज नहीं होगा, और अगर निश्चय कर लिया है और आज ही होगा, अद्य लगा दिया हमने, अद्य भविष्यति, तब भी भविष्यति ही बोलेंगे। अब अद्य भविता नहीं कह सकते, अद्य भविता अशुद्ध हो जाएगा, और श्वो भविष्यति अशुद्ध हो जाएगा। श्वो भविष्यति अशुद्ध है, अद्य भविता अशुद्ध है। लेकिन श्वो को भी हटा दो और अद्य को भी हटा दो, अब क्या बोलोगे आप, भविता या भविष्यति? अब भविष्यति बोलेंगे फिर, वो चाहे श्वः का हो चाहे अद्य का हो। तो कालवाचक शब्द वाक्य में होगा तब ये सूत्र लगते हैं। ऐसे ही भूतकाल में चलता है नियम ये। तो इस तरह से धातु के अधिकार में हमें जाना है, लेकिन धातु के अधिकार में जो प्रत्यय हैं वो धातु से ही तो होंगे। तो धातु असथी या भू है? तो भू धातु तो है नहीं, तो भू धातु से फिर धातु के अधिकार में हम प्रत्यय कैसे कर पाएंगे? फिर समस्या आ गई। तो स्थानी वदादेशो नल विधौ, जब भी कोई आदेश करते हैं तो वह अपने स्थानीय के समान बन जाता है। स्थानीय के धर्म, उसका नाम आदि, वो सब आदेश में भी आ जाएंगे। तो स्थानीय कौन था इसका? अस, उसका नाम क्या था? धातु। वह धातु नाम इसको भी मिल गया, इसके साथ भी जुड़ गया, तो इसको भी धातु माना जाएगा। यहाँ इन्होंने जो भविता बनाया है ये लुट लकार का न बना करके इन्होंने त्रिच प्रत्यय का बनाया है। ठीक है, तो त्रिच प्रत्यय का बनाया है तब भी कोई बात नहीं है, हम त्रिच प्रत्यय में बना लेंगे, रूप एक सा ही बनेगा। लुट लकार के रूप चलते हैं भविता, भवितारो, भवितारह, भवितासी, भवितास्थः, भवितास्थ, भवितास्मि, भवितास्वः, भवितास्मः। और त्रिच प्रत्यांत के रूप कैसे लेंगे बोलो?
भवित्रीन, भवित्रा, भवित्रिभ्याम, भवित्रिभिः, भवित्रे, भवित्रिभ्याम, भवित्रिभ्यः, भवितुः, भवित्रिभ्याम। पिता के रूप नहीं आते हैं पितरी के, लेकिन पितरी में अंतर पड़ेगा थोड़ा। वहां पितरो पितरः बनता है, वहां पितारो पितारः नहीं बनता है। कर्तरी के समान कर सकते हो, कर्ता कर्तारो कर्तारः कर्तारम कर्तारु कर्तरीन के समान चलेंगे। तो एक बार मैंने और भी कहा था ये कि कोई हमने मान लो केवल प्रथमा विभक्ति बोली और उधर हमने प्रथम पुरुष बोला, लुट लकार का रूप, तो आप ये निर्णय नहीं कर सकते कि त्रिश प्रत्यांत है ये या लुट लकारांत है। ये निर्णय कहां से प्रारंभ होगा? जब या तो हम उधर मध्यम पुरुष बोलें या इधर द्वितीया के बहुवचन से प्रारंभ, हाँ द्वितीया विभक्ति बोल दें, बहुवचन क्या द्वितीया ही बोल दें, तो निर्णय हो जाएगा कि ये त्रिश प्रत्यांत है, ये लुट लकारांत है। ठीक है, लेकिन वहां प्रथम पुरुष और यहां प्रथम व्यक्ति दोनों एक से होते हैं, अर्थात त्रिश प्रत्यांत बना रहे हैं ये, तो भविता भवितारो भवितारः ऐसे ही बनेंगे। उधर लुट लकार में भी प्रथम पुरुष में ऐसे ही बनेंगे। दूसरी बात एक और कही थी मैंने कि आत्मनेपद परस्मै पद का निर्णय भी आप नहीं कर सकते लुट लकार का प्रथम पुरुष बोलने से। उसका निर्णय कब होता है? जब आप मध्यम पुरुष बोलोगे तब। जैसे भविता भवितारु भवितारः और एधिता एधितारु एधितारः, हो गया निर्णय। और मध्यम पुरुष में क्या होगा? एधितासे, और वहां क्या होगा? भवितासी। अब हो गया निर्णय। ऐसे ही त्रिच का और लुट का है, एक से बनते हैं ये। अर्थ में फर्क पड़ता है दोनों में? हैं? त्रिच में और लुट में फर्क पड़ता है? भविता करने वाला, हाँ होगा। धातु जो है कर्ता को कहने, कर्ता में लाएंगे ना लकार हम, तो कुछ होगा, और यहां क्या है? होने वाला। वहां क्रिया है और यहाँ कर्ता है। ये कर्ता में होते हैं प्रत्यय, लकार भी कर्ता में होते हैं, लेकिन लकार कर्ता में होने पर भी क्रिया साथ में जुड़ी हुई है, यानी कर्ता है लेकिन कर्ता कर्ता करने, अंगुशा देना, कर्ता करने वाला है। तो यहाँ भू धातु से, जैसे हम पहले अस को भू कर लिया था, तो यहां भी उसी प्रकार से है कि आगे हम त्रिच लाने वाले थे, और त्रिच है आर्ध धातु, तो आर्ध धातुक विषय मान करके अस को पहले ही भू कर लिया गया था। चलें आगे। अब तो धातु के अधिकार में अब अनद इतने लुट को भूल जाओ। यहाँ क्या है सूत्र? अब अणुवुल त्रिचऊ, तो धातु से अणुवुल और त्रिच ये प्रत्यय होते हैं। तो कौन सा प्रत्यय करना है यहाँ? त्रिच। और त्रिच प्रत्यय आर्ध धातुक है या सार्वधातुक है? आर्ध धातुक। बलादि भी है, इसलिए अंगस्य के अधिकार में आर्ध धातु कस्येट बलादे है, इट आगम हो जाएगा। आद्यंतु टकितु से आदि में आ जाएगा। तो भू इट का ई और त्रिच का त्रि। अब अंगस्य के ही अधिकार में सार्वधातु कार्ध धातु कयो हो, इगंत अंग को गुण हो जाता है, सार्वधातुक और आर्धातुक प्रत्यय परे रहते, तो इगंत अंग को गुण हो गया, और गुण हो करके अब भू के स्थान में क्या बन जाएगा? भू बन जाएगा। तो भू के स्थान में गुण होकर के बन गया भो, और भो ई त्रि, गुण होकर के भो ई त्रि। अब क्या करेंगे? परः सन्निकर्षः संहिता, और संहितायाम के अधिकार में एचो यवा यावा। अब आदेश हो गया भवित्री। अब आगे की सिद्धि तो आप सब पीछे पढ़ चुके हैं। भवित्री से सुप्रत्यय आएगा, कृत अधित समासाश्य प्रातिपदिक संज्ञा करके सुप्रत्यय आएगा, और सुप्रत्यय लाने के बाद सु का सर्वनाम स्थान नाम हो जाएगा।
और सर्वनाम स्थान पर रहते क्या करेंगे री के स्थान में? दीर्घ पहले से पहले कर लोगे, किसको करोगे दीर्घ? यहाँ अनंग आदेश सूत्र। पीछे की सिद्धि याद नहीं लगता है आपको? और ये सिद्धि आपकी उसी में आ चुकी थी अधेन गुणा में, चेता बनाया था वहां पर, चेता में भी त्रिश प्रत्यय करके बनाया था। तो अनंग आदेश करने वाला री के स्थान में अनंग आदेश करने वाला सूत्र कौन सा है? हाँ, रिद उशनस पुरुदंसो ने हसामच। निकालो सूत्र और देखो उसके ऊपर क्या है? रित उशनस पुरुदंसो ने हसामच। तो सु प्रत्यय पर रहते अनंग सौ पूरा ही सूत्र आ रहा है इसमें। सु प्रत्यय पर रहते रित और बाकी 3 शब्द हैं इसमें, उशनस, पुरुदंसस और अनेहस। हमारा कौन सा शब्द है यहाँ पर? रित, ऋकारांत। तो ऋकारांतस्य अंगस्य अनंग आदेशो भवति सौ परतः। और अनंग कैसा है? ङित। ङित होने से अनेकाल भी है ये, तो अनेकाल शित सर्वस्य का अपवाद है ङिच्य। तो ङिच्य से ये अंतिम अल के स्थान में होगा। अनेकाल होने से जो पूरे के स्थान में प्राप्त हो रहा था, यानी पूरे भवित्री के स्थान में प्राप्त होने लगा था ये, परंतु ङिच्य सूत्र ने केवल अंतिम अल को ही रखा, उसी के स्थान में होगा। तो बन गया भवित्री री के स्थान में भवित अनंग, अनंग का बचेगा अन, भवित अन भवितन, भवितन सु। अब सु क्योंकि सर्वनाम स्थान है, तो सर्वनाम स्थान पर रहते नकारांत अंग की उपधा को दीर्घ हो जाता है। सूत्र है सर्वनाम स्थाने चासम बुद्धो। तो बन गया भवितान। सु का सकार होगा, हलन्यादिभ्यो दीर्घासुत से प्रयुक्तम हल से उसका लोप हो गया, और नलोपह प्रातिपदिकांत से नकार का भी लोप हो गया, भविता। इस तरह से बन जाएगा। आगे है भवितुम भवितव्यम। तो भवितुम में भी अब कोई नया कार्य नहीं है। अगर लुट लकार में बनाते फिर आगे कैसे चलते? लुट लकार में फिर तिप प्रत्यय लाएंगे, तिप के स्थान पर लुटह प्रथम से डारु रसह से डा करेंगे, उधर तासी प्रत्यय होगा और इडागम भी होगा। तो भू ई तास और डा का आ। अब डा का डित होने से तास के टी भाग का लोप हो जाएगा, आस का तकार रह गया केवल, डा का आ है तो ता, और भू ई उधर गुण अवादेश भविता बन गया। भवितुम में भी ऐसे ही अस धातु से आर्ध धातुक विषय अर्थात तुमुन प्रत्यय लाने से पहले ही, तुमुन प्रत्यय क्योंकि आर्ध धातुक का होगा तो आर्ध धातुक विषय हो गया उपस्थित, तो उससे पूर्व ही प्रत्यय से पूर्व ही अस के स्थान पर भू आदेश हो गया। अब धातु के अधिकार में भू धातु से तुमुन प्रत्यय आएगा। तुमुन प्रत्यय का सूत्र कौन सा है? समान कर्तृकेषु तुमुन। जिन 2 धातुओं का समान कर्ता होता है, तो ऐसे समान कर्तृक धातु के उपपद रहते हुए दूसरी धातु से तुमुन प्रत्यय हो जाता है। तो भू तुमुन, तुमुन का बचेगा तुम, और आर्ध धातुक वलादि आर्ध धातुक होने से इडागम हो गया। तो भू ई तुम, गुण और अवादेश भवितुम। तुमुन प्रत्यय कृत है, तो कृत अधित समासाश्य से प्रातिपदिक होने से सुप्रत्यय आएगा। लेकिन तुमुन प्रत्यय कृत होते होते मकारांत भी है ये, तो मकारांत होने से कृन में जनतः, अगर कोई मकारांत कृत प्रत्यय हो और वह जिसके अंत में आ जाए तो उसकी अव्यय संज्ञा हो जाती है, तो अव्ययादाप सुपह से सु हट जाएगा, भवितुम ऐसा ही रहेगा। ऐसे ही भवितव्यम, यहां भी आर्ध धातुक विषय आगे आने वाला है। कौन सा? तव्यत प्रत्यय लाना है।
तो तव्यत प्रत्यय लाने से पहले ही अस के स्थान पर भू कर लेंगे, उसके बाद तव्यत प्रत्यय लाएंगे तव्यत तव्या नियरः इस सूत्र से। और ये भी वलादी आधातुक है, इडागम हो जाएगा। और अबादेश गुण अबादेश होकर के भवितव्यम, ये भी मकारांत हो गया। मकारांत होने से कृन मेजंतः से अव्यय संज्ञा सु का लुक हो जाएगा। नहीं ये कहाँ है मकारांत? नहीं भवितव्य, ये भवितव्य है, अकारांत है ये। तो यहाँ सु प्रत्यय आएगा, ये अव्यय नहीं बनेगा। और अव्यय न बनने से अब ये बनेगा किसी का विशेषण, क्योंकि भवितव्य का अर्थ क्या हो गया? होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए प्रश्न उठेगा। तो जो होना चाहिए, जैसे हम कहें चर्चा होनी चाहिए आज, तो क्या बनेगा? भवितव्या, चर्चा भवितव्या है। आज तो लेख होना चाहिए, लेखो भवितव्यः। आज लेखन होना चाहिए, लेखनम भवितव्यम। इस तरह से बनेंगे। यहां जो दिया है इन्होंने, तो जब कोई विशेषण नहीं देते हैं, मतलब कोई भी विशेष्य नहीं देते हैं, तो नपुंसकलिंग मान लेते हैं सीधा। जब कुछ भी नहीं है तो भविता भवितुम भवितव्यम। जब कोई भी विशेष्य न हो तो अनिश्चयात्मक अवस्था में नपुंसकलिंग का प्रयोग करते हैं, क्योंकि पुल्लिंग स्त्रीलिंग को तो कारण चाहिए, नपुंसकलिंग को कोई कारण नहीं चाहिए। कुछ नहीं है तो नपुंसकलिंग है, कुछ नहीं है तो प्रथमा व्यक्ति है, कोई वचन नहीं है तो एक वचन है, कोई लकार नहीं है तो एक लकार है, लट लकार है, ऐसे करके प्रयोग करते हैं। तो सु प्रत्यय आएगा नपुंसकलिंग मान करके। और अतः अम, अकारांत जो नपुंसकलिंग होते हैं उनसे उत्तर सु को अम हो जाता है 7वें अध्याय में। तो भवितव्य और अम, अमी पूर्व से पूर्व रूप भवितव्यम। ऐसे ही वच धातु है, नहीं ब्रू धातु, ब्रुएं व्यक्तायाम वाची अदादिगण की। तो ब्रू धातु से भी इसी प्रकार से त्रिच, तुमुन और तव्यत ये प्रत्यय लाएंगे। तो वहां भी आर्ध धातुक विषय होने पर प्रत्यय लाने से पहले ही ब्रू के स्थान में ब्रुवो वची ही, अस्थिर भू के ही पास में है ना, उसी के आगे सूत्र ब्रुवो वची ही। ब्रू धातु के स्थान में वची आदेश हो जाता है और वची में वच बचेगा उसका। तो वच, अब वच धातु कैसी है? ये है अनुदात्त, एकाच उपदेशे अनुदात्तात। यहां इडागम नहीं होगा, बस इतना अंतर है। भविता भवितुम भवितव्यम में तीनों में इडागम हुआ था, क्योंकि भू में उ कैसा है? उदात्त। वच में व में अ कैसा है? अनुदात्त। ठीक है, तो इडागम नहीं होगा। तो वच और त्रिच प्रत्यय, वच त्रि, और चुहकु से चकार को हो जाएगा ककार, वक्त्री, ये मूल शब्द बन गया। इसके बाद फिर कृतदित समासाश्रय प्रातिपदिक संज्ञा करके सुप्रत्यय लाएंगे वैसे ही, और अनंगादेश हो जाएगा ऋदुषणस सूत्र से, और सर्वनाम स्थाने चासम बुद्ध से दीर्घ उपधा को, और नकार का और सकार का लोप होकर के वक्ता। तुमुन करेंगे तो वक्तुम, तव्यत करेंगे तो वक्तव्यम। ऐसे ही दधि और अत्र। तो दधि अत्र में यहां भी सूत्र जो लगेगा एको यणची, यहां एकह में षष्ठी आ रही है। तो एकह में षष्ठी का क्या अर्थ होगा, ये निर्णय करने के लिए इस सूत्र ने कह दिया स्थाने योगा। स्थाने को जोड़ दो उसके साथ में, तो अर्थ बन जाएगा एकह स्थाने यण भवति अचि परतः। एक के स्थान में यण हो जाता है, स्थान में अर्थ होकर के बात स्पष्ट हो गई। अब स्थाने अंतरतमः लगा करके, नहीं यथासंख्य मर्देशः भी कह सकते हैं वहां पर, और नहीं तो स्थाने अंतरतमः लगा करके। तो इकार के स्थान पर यकार हो गया दध्यत्र, मधुअत्र मध्वत्र, और पितृ अर्थम, तो री के स्थान पर रेफ हो गया पित्रर्थम। ऐसे ही लिरी आकृति ही है, षष्ठी समास कर सकते हैं यहां पर, लकार लिरी की आकृति, तो समास करके लिरी आकृति, तो लिरी को हो गया लकार,
यणादेश होकर के लाकृति ही। तो लाकृति का अर्थ क्या हो गया? लरी की आकृति। और यूं भी कह सकते हैं कि लस्य आकृति ही लाकृति है। लकार की आकृति वहां भी लाकृति बनेगा, और लरी की आकृति होगी तब भी लाकृति बनेगा, क्योंकि लरी को लकार फिर हो गया यणादेश होकर के। दोनों अर्थ हो सकते हैं उसके। तो हो गया ये षष्ठी स्थानीय होगा। और कुछ पूछना है इसमें या चलें आगे? तो वक्ता का भी अगर हम उससे लुट लकार में बनाएंगे तो वक्ता किसका? वक्ता का। हाँ, वक्ता का लुट लकार में ब्रू का बोला करो कि ब्रू धातु का लुट लकार में बनाएंगे तो वहां भी प्रथम पुरुष में तो ऐसा ही बनेगा जो यहाँ प्रथमा व्यक्ति में है। वक्ता, वक्तारो, वक्तारह। अब आगे बदल जाएगा। वक्तासी, वक्तास्थः, वक्तास्थ, वक्तास्मि, वक्तास्वः, वक्तास्मः। हो गया। ये इसका अर्थ दिया षष्ठी स्थानीय होगा का अनियत, ये शब्द कहाँ से लाए? परिभाषा है, इसलिए परिभाषा में अनियम तो दिखाना होगा, तभी परिभाषा चरितार्थ होती है। इन्हें कोई न कोई समस्या तो आ रही है। झगड़ा हो जाए, नियम न बन पाए, संदेह हो जाए, ये सब परिभाषा के आने के कारण बन जाते हैं, परिभाषा की उपस्थिति के। इसमें तो नहीं लगाते कुछ, तो वैसे ही अर्थ कर देते हैं। नहीं, वहां भी ऐसे करते हैं। एक स्थाने बोलते हैं, स्थाने जहां बोलेंगे वहां यही परिभाषा लगी हुई है। नहीं तो स्थाने कहाँ से आया शब्द, ये प्रश्न ये उठेगा। वहां भी ऐसी अर्थ करते हैं कि एक स्थाने ये गुण वृद्धि है। जैसे यहाँ ये शब्द अलग से लाए ना, अनियत सूत्रार्थ करने में तो ये सब सूत्रार्थ करने में अनियत शब्द अलग से लाए। अच्छा, वो परिभाषा इसलिए वहां कह रहे हो? हाँ, तो वहां भी यही समस्या है। वहां भी यही समस्या है कि गुण वृद्धि किसको करें। वो तो हो गया। कहाँ हो गया? कहाँ हो गया? मतलब ये वो जैसे हमने कहा कि सार्वधातु कार्धातु कयो हो, अंगस्य का अधिकार आ रहा है और अंगस्य में षष्ठी है, वहां ये षष्ठी स्थान होगा लग गया कि अंग के स्थान में गुण होता है सार्वधातु को आर्धातु प्रत्यय परे रहते। करो निर्णय। अब किसको करें गुण? प्रश्न ही उठेगा। तो गुण करेंगे, तो गुण किसको करेंगे? तो इको गुण दे दिया जाएगा। हैं? इको गुण दे दिया जाएगा। वो कहाँ से आ जाएगा? यही तो बात हो रही है अभी। तो वो नियम। हाँ, वहां यही अनियम हो गया कि यहाँ पहले अंग ले लो, कौन सा ले लो? जैसे ची ले लिया हमने, ची धातु ले ली चेता बनाने के लिए, और त्रिस प्रत्यय आगे है, अब लगाया सार्वधातु कार्धातु कयो हो। गुण 3 आएंगे। अभी कहाँ हो गया? यही तो बात हो रही है। गुण कहाँ हो गया? अभी गुण करने वाला सूत्र आया और अर्थ बना कि अंग के स्थान में गुण होता है। क्या है अंग? ये हो गया हमारा ची। हाँ, ची हो गया, ठीक है। फिर ची के स्थान में गुण हुआ। हाँ, ची के स्थान में गुण कहाँ हुआ? अभी कहाँ हुआ है? यही तो स्थिति हो रही है अब कि हम चकार को करें, एकार को करें, किसको गुण करें या पूरे को करें, ये होगी समस्या। बस अब समस्या का निराकरण करने के लिए सूत्र आ गया, परिभाषा आ गई कि यदि कहीं पर जिसको गुण करना है उसका निर्देश यदि नहीं किया गया है तो उस अवस्था में इकह को जोड़ लेना। इकह पहुंच जाएगा। इकह पहुंच गया। अब इकह पहुंच गया, अब भी समस्या है थोड़ी सी कि इकह पहुंच गया तो इकह पहुंचने के बाद भी अर्थ कैसे बनेगा कि अंग के एक के स्थान में गुण होता है, अंग के एक के स्थान में गुण होता है, या एक जिसके अंत में है ऐसे अंग को गुण होता है। तो वहां क्योंकि विशेषण जब भी लग जाता है, किसी का विशेषण बनता है, जब भी इकह शब्द ये विशेषण बनेगा किसी का या अन्य कोई भी शब्द हो, और वहां एक वर्ण गृहीत होता हो कभी भी, जैसे एक क्या है, ये प्रत्याहार है, और प्रत्याहार जब भी किन्हीं सूत्रों में आते हैं वहां एक ही वर्ण होता है हमेशा, सारे तो नहीं होते ना, एक ही होता है। तो यहां पर अब सूत्र लग जाएगा, परिभाषा लग जाएगी, ये न विधि तदंतस्य, कि यदि किसी विशेषण को कह करके कोई विधि की जा रही है, जैसे यहाँ अंग है, अंगस्य, और इकह बन गया उसका विशेषण, तो विशेषण को लेकर के अब विधि की जा रही है, गुण रूपी विधि।
तो वहां और एक हमें एक वर्ण लेना है हमें कोई भी, तो अब यहां पर अंत शब्द जुड़ जाएगा, तदंतस्य। अब अर्थ करेंगे इगंतस्य अंगस्य गुणो भवति। और जहां पर विशेषण नहीं बनता है, जहां पर विशेषण नहीं बनता है कोई शब्द, तो वहां पर अंत शब्द नहीं जोड़ते हैं, फिर वहां सीधा ही अर्थ हो जाएगा उसके स्थान में। जैसे अस्तेर भू, तो अस जिसके अंत में है उसको भू करेंगे, क्योंकि अस्तेह किसी का विशेषण है ही नहीं है, अस के स्थान में भू होता है। लेकिन हमने कहा एरच, एरच क्या अर्थ है? ई से अच प्रत्यय होता है। क्या है ई? हम कहेंगे धातु का अधिकार आ रहा है, बस यही चाहिए था हमें। धातु का अधिकार आते ही ई बन गया धातु का विशेषण, और ई है एक वर्ण। अब अंत जुड़ जाएगा कि ई जिसके अंत में है ऐसी धातु से अच होता है। अगर केवल ई से धातु से अच करेंगे तो इण गतौ, इक स्मरणे, इंग अध्ययने, इनसे तो हो जाएगा। और जो अन्य एकारांत हैं उनसे, जैसे ची, जी, इनसे नहीं हो सकता। तो इसलिए परिभाषाएं बनाई जाती हैं। तो अनियत अवस्था तो दिखाई जाएगी सब जगह, कहीं भी हो परिभाषा लगाएंगे हम तो कुछ न कुछ समस्या जरूर वहां प्रदर्शित की जाएगी, तभी होगा, वैसे नहीं होगा। और ये सारी परिभाषाएं ऐसी ही हैं। ये ना गुरुजी, जैसे एरच जो है सूत्र का सामर्थ्य तो हो गया, परिभाषा जो है कि ई धातु है, हम लगाएं क्योंकि जब कुछ ना मिलता तब विगंध हम सोचते कि नहीं, आपने सूत्र का तो सामर्थ्य पूरा कर लिया, लेकिन सूत्र बनाए गए हैं शब्द साधुत्व के लिए। तो पाणिनि के पास में शिष्य पहुंचा और बोला, गुरुवर आपने ये अयह शब्द तो बना लिया इण धातु से, लेकिन ये चयः जयः ये भी प्रयोग में आ रहे हैं, ये कैसे बनाओगे आप? क्या उत्तर देंगे पाणिनि अब? क्योंकि सूत्र का अर्थ है ई धातु से अच प्रत्यय होता है। तो या तो पाणिनि, या तो शिष्य कहेगा कि आप दूसरा सूत्र बनाइए, या फिर कोई मुझे बताइए विशेष बात जिससे ये भी सिद्ध हो जाए, सिद्ध ये भी करने हैं। तो अब उन्होंने परिभाषा बना दी कि हम इसी सूत्र से ये सिद्ध करेंगे, एरच से ही, चया जया को अलग सूत्र नहीं बनाएंगे। तो क्योंकि शब्द साधुत्व दिखाने के लिए व्याकरण सार्थक होता है। आप एक सूत्र को सार्थक मत करो, शब्द साधुत्व जो पूरा एक समुदाय है शब्दों का, उनका साधुत्व करना है, और उनको दृष्टि में रखते हुए शास्त्र की रचना की गई है। अब उसमें अगर कमी आ रही है कि शब्द तैयार हैं और उनका बनाने वाला कोई सूत्र है ही नहीं, तो ऐसा शास्त्र फिर निरर्थक हो जाएगा, वो अधूरा कहलाएगा। तो सारी बातें उसी में से निकालनी है उन्हें। चलिए आगे। तो अगला सूत्र है स्थानेन्तरतमः। स्थाने सप्तम एक वचनांतम, अंतरतमः प्रथम एक वचनांतम। अब इसमें जो है मुख्य शब्द क्या है? अंतरतमः। अब अंतरतमः में तम प्रत्यय दिख रहा है अंतर शब्द से, अंतर शब्द से तम प्रत्यय। और तम प्रत्यय जिस अर्थ में आता है पहले में वो देखना होगा कि ये जो प्रत्यय आते हैं तरप हो या तमप हो, ये अतिशायन और दो में से एक को छांटना, दो में से एक को छांटना और अतिशायन, दो में से एक को छांटना है तो अतिशायन शब्द आप न भी बोलो, कुछ नहीं। तो पहले क्या है? द्विवचन विभज्योपदे तरबी यसनो। द्विवचन दो पदार्थ किए हमने और उनका विभज्य विभाग कर दिया, द्विवचन विभज्य। अब उनमें से एक को लेना है, तो द्विवचन विभज्य उपपदे तरब ईयसुन, ये दो प्रत्यय होते हैं। और अतिशायन होगा, अतिशायन तब कहेंगे हम जब बहुतों में से किसी एक को लेंगे, यानी जो बिल्कुल सबको अतिक्रांत कर गया है। अतिशायन सबको अतिशायन का तात्पर्य होता है, जैसे उसमें योग दर्शन में सूत्र आता है, तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। जिसके नीचे सब हो जाते हैं, जो सबसे ऊपर हो जाता है, ये जो प्रक्रिया है इसे कहते हैं अतिशायन। पुरुष की परिभाषा में ना पुरुष विशेषः। हाँ, तुम्हें सुस्ती आ रही है नवीन? ये ठोड़ी नीचे रखने का तात्पर्य यही होता है, सीधे बैठा करो बिल्कुल।
तो अतिशायन अर्थ में तम प्रत्यय होगा, और यहां है तम भैया तरफ नहीं है, अंतर तमह, अंतर तरह नहीं है। तो इसका अर्थ है कि बहुत सारी चीजों में से किसी एक को निकालना है। तो विग्रह कैसे करते हैं ऐसे शब्दों का जो तरफ या तम प्रत्यांत होते हैं, जैसे ये तम प्रत्यांत है अंतर तमह। तो पहले हम सारे बोलेंगे, यानी कि सर्व सर्वे इमे, ये सारे कैसे हैं? अंतराह, ये सारे हैं अंतराह। और अयम एषाम अतिशयन अंतरः, यहां अंतर का अर्थ क्या है पहले वो समझ लेना है। अंतर के कई अर्थ होते हैं, यहां अंतर का अर्थ क्या है? समान, सदृश, मेल मिल रहा है उससे, एक रूपता। और तो यही अर्थ लो अभी यहां पर, केवल और अर्थ मत जाओ कि अंतर का अर्थ हो गया समान। तो सर्वे इमे अंतराह, ये भी समान है, ये भी समान है, ये भी समान है, इससे भी समानता देखी जाती है, सारी देख लिए हमने। लेकिन अयम एषाम अतिशयन अंतरः, ये इसके अधिक समान है। तो इसी का पर्यायवाची फिर बोल देते हैं अंतरतम का सदृशतम। सदृशतम यानी अंतर का अर्थ क्या किया? सदृश, समान, इसलिए सदृशतम अर्थ कर दिया इसका पूरे शब्द का ही, अंतरतम का। तो जो सबसे अधिक समान है, समान दूसरा भी है किसी एक धर्म को लेकर, और लिया उसमें भी कोई धर्म एक मिल रहा है जो इसमें भी है उसमें भी है, लेकिन एक ऐसा मिला कि जिसमें ये भी धर्म मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, बहुत सारे मिल गए उसमें, तो वो हो गया अंतरतम सदृशतम। ये सूत्र करता क्या है कि जब किसी के स्थान में हम कोई आदेश करते हैं और आदेशों की संख्या है ज्यादा, अगर एक ही संख्या है आदेश की, तो ये लगेगा कि सर्व इमे अंतराह, ये सर्व है कहां, फिर वो एक ही तो बेचारा। अस्तेर भू, अस के स्थान पर भू किया, तो अस के स्थान में कितने प्राप्त हो रहे हैं? अब एक ही तो प्राप्त हो रहा है, तो एक में क्या छटनी होगी? अब बहुत सारे प्राप्त हो तब बात अलग है। जैसे गुण करते हैं, वृद्धि करते हैं, 3 आते हैं एक एक साथ में, ऐसे स्थलों पर यह परिभाषा लगती है। तो सर्व इमे अंतराह अयम एषाम अतिशयन अंतरः अन्यतरतमः, वो अंतरतमः, उसी का अर्थ कर दिया सदृशतमः। तो इस तरह से अब ये परिभाषा, क्योंकि इसमें शब्द आ रहा है स्थाने, तो अब ये अपनी ओर से अध्याय करेंगे सूत्र का पूरा अर्थ करने के लिए। पहले हिंदी में समझ लें कि स्थान में, किसी के स्थान में कुछ प्राप्त हो रहा है, तो स्थाने प्राप्यमाणानाम, स्थान में प्राप्यमाण कहते हैं जो जिसकी प्राप्ति हो रही है, तो स्थाने प्राप्यमाणानाम, और अगर खोलना है तो आदेशानाम बोल दो, स्थाने प्राप्यमाणानाम आदेशानाम। अब उनमें से एक, ये निर्धारण में षष्ठी है, ये स्थाने प्राप्यमाणानाम, स्थान में जो प्राप्त हो रहे हैं उनमें से अंतरतमः भवति, उनमें जो सबसे अधिक समान है वो होता है। ठीक है, और होना एक ही है। जब एक ही होना है तो छंटनी तो करनी ही होगी। हमारे सामने भी अगर चुनाव करने के लिए मान लो कोई इनाम दे रहा है और इनाम में 8-10 वस्तुएं रखी हैं और हमसे कह दिया भाई जो आपको अच्छा लगे इसमें से एक चुन लो, तो हम कौन सा चुनेंगे? जो हमारे अधिक अनुकूल पड़ेगा। प्रतिकूल को तो कभी चुनेंगे नहीं। तो यहां भी चुनाव करना है, एक है स्थानीय, अनेक हैं आदेश, तो समानता के आधार पर चुनाव प्रक्रिया चलेगी। अब यहां जब ये कह दिया कि स्थान में प्राप्त होने वाले जो भी हैं उनमें से हम सदृशतम को देखेंगे, तो प्रश्न ये उठता है अब कि ये सादृश्य, ये सदृशता कितने प्रकार की हो सकती है? हम समानता, क्योंकि ये कोई मनुष्य या व्यक्ति प्राणी तो है नहीं कि हम रुचि के अनुसार देख लें उसकी, ये तो शब्द हैं और शब्दों के स्थान पर हमें कुछ करना है, तो यहां शंका उठेगी ये कि यहां समानता का मापदंड क्या होगा? समानता को हम किस रूप में देखें, कैसे देखें? तो उसको लिए स्पष्ट कर दिया है कि 4 प्रकार से देखी जाती है। उसमें स्थान,
अर्थ गुण प्रमाण, ये प्रसिद्ध शब्द है, काशिका में भी आया हुआ है। स्थानार्थ गुण प्रमाणतः, स्थान से देखते हैं समानता, वर्णों का उच्चारण का स्थान, और अर्थ से देखते हैं कि जिसके स्थान में हम कर रहे हैं उसका क्या अर्थ है, और जो लाने जा रहे हैं जितने भी उनका क्या अर्थ है ये देखते हैं। और गुण देखते हैं, यहाँ गुण से तात्पर्य है बाह्य प्रयत्न, ठीक है, कि इसका क्या बाह्य प्रयत्न है और जो उम्मीदवार बैठे हुए हैं उनका क्या क्या बाह्य प्रयत्न है। और चौथा होता है प्रमाण, प्रमाण में देखते हैं उसकी मात्रा, ये कितने मात्रा का है, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, और जो आदेश आ रहे हैं उनमें किसके साथ इसका मेल खा रहा है, मात्रा मिल जाए उसकी। 4 प्रकार से देखते हैं। अब 4 जो क्रम रखे हैं इन्होंने, स्थान अर्थ गुण प्रमाण, इस क्रम के आधार पर एक ये भी निर्णय हो रहा है कि इसमें सबसे प्रबलता किसकी रहती है, जो पहले आ रहा है। सबसे अधिक प्रबलता स्थान की रहती है, स्थान के बाद फिर अर्थ की, फिर गुण की, फिर प्रमाण की। अब इसमें हम यूं ही कह सकते हैं कि यदि हमें स्थान मिल गया तो आगे नहीं बढ़ेंगे, अब स्थान नहीं मिला तो आगे बढ़ेंगे, अब आगे बढ़े तो अर्थ मिल गया तो फिर आगे नहीं बढ़ेंगे, अर्थ भी नहीं मेल खा रहा है तो गुण की तरफ पहुंचेंगे, गुण से भी नहीं बात बनी तो प्रमाण अंत में, और इन 4 में से कोई न कोई फिट हो ही जाएगा, क्योंकि ऐसी स्थिति कहीं बनेगी नहीं, क्योंकि शास्त्र है ये, संपूर्ण है अपने में, ऐसी स्थिति क्यों आने देगा ये, ऐसा होता नहीं, क्योंकि जो भी आदेश किए गए हैं पाणिनि ने ही किए हैं वो, तो पाणिनि ने ये सूत्र ध्यान में रख करके ही तो सब आदेश करेंगे सब, तो इसलिए इन 4 में से कोई ना कोई लग जाता है। लेकिन बात वही है कि जहां चुनाव करने का अवसर मिले, यदि कहीं वोटिंग हो रही हो और जो बैलेट पेपर आता है उसमें एक ही नाम लिखा हो, तो वोट डालने का महत्व है वहां कोई, वो तो मोहर उसी पर लगनी है। और ऐसे में क्या करते हैं फिर, जब कोई दूसरा उम्मीदवार नहीं होता है तो उसको घोषित कर देते हैं बिना वोटिंग के ही, और क्या कहते हैं, निर्विरोध चुनाव। तो ये सूत्र कहाँ लगता है, जहां निर्विरोध चुनाव नहीं है, जहां विरोध भी है वहां लगता है ये। जैसे अस्थिर भूमि में क्या है, निर्विरोध है तो भू होना ही है वो, उसमें हम छाटेंगे क्या, आप छटनी का अवसर ही नहीं है। तो परिभाषा है ये, परिभाषा जहां अनियम है वहां लगेगी। तो 4 प्रकार का अंतर ही होता है, एक एक प्रकार का हम उदाहरण इसका देखेंगे आगे, अभी इसको यहीं रोकते हैं। प्रणव ध्वनि।